टॉपिक है बेटा वो है पेडागोजिकल स्ट्रेटेजीज, यानी कि आपकी शिक्षा शास्त्रीय वो कौन कौन सी अनुक्रियाएं हैं। अभी पेडागोजी का ही डिस्कस हो रहा था हमारे सामने। तो क्या है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी आप अपनाओगे किसके लिए, टीचिंग के लिए। यानी कि ये आपकी फोर्थ यूनिट है बेटे, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की आपकी फोर्थ यूनिट में है कि जो भी हमारी पेडागोजिकल स्ट्रेटेजीज हैं टू रिस्पोंड द इंडिविजुअल नीड एंड लर्नर इन द क्लासरूम। यानी कि वो कौन कौन सी हमारी स्ट्रेटेजीज हैं, वो कौन कौन सी हमारी टेक्निक हैं विच आर यूज्ड इन इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द लर्नर। यानी कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो लर्नर हैं, जो अनुशिक्षण है अनुशिक्षक हैं, उनके लिए कौन कौन सी हमारी स्ट्रेटेजी हम यूज कर सकते हैं इन द क्लासरूम। तो देखो बेटा, आप अगर इस टॉपिक से हटके अगर आप अपने दिमाग पे जोर डालो तो हम देखते हैं कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें क्या करेंगे, पहले उनको ओरल भी समझाएंगे, फिर लिख कर कोई चार्ट है, कोई मॉडल बनाकर आप एक छोटा सा डायग्राम बना के उस बच्चे को समझाओगे। या फिर एक जैसे प्ले वे रोल में छोटे बच्चों को क्या होता है कि आपका जो प्रेप के बच्चे हैं या नर्सरी के बच्चे हैं, उनको क्या करते हैं प्लेइंग मोड में एज ए मॉडल, जैसे हम क्या करते हैं कोई भी क्लास में या कोई भी स्कूल में कोई रोल प्ले करते हैं, मान लो भगत सिंह का है या फिर सुभाष चंद्र बोस जी का है, महात्मा गांधी का, तो उसमें क्या है, वो जस्ट ए रोल मॉडल है किसका, महात्मा गांधी का, किसका, सरदार भगत सिंह जी का। तो उसको क्या बोलते हैं कि बच्चों को एक लेसन टीच करना एक स्ट्रेटेजी है बेटा, ये भी भगत सिंह के बारे में समझाने की। उसी प्रकार से आपको अपनी क्लासरूम में, अपने कक्ष में बच्चों को समझाने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी का आप यूज करोगे, कौन कौन से तरीके। मान लो किसी बच्चे को ज्यादा सुपीरियर एक बच्चा नहीं है, एक बिल्कुल मिडल बच्चा है, तो वो ज्यादा स्पीड में नहीं लिख पाता, आप बोर्ड पे क्या करोगे, जल्दी जल्दी आप लिखोगे, वो बच्चा नहीं उतार पाएगा। तो आप क्या करोगे, साथ साथ हम उस बच्चे को बोलेंगे, ओरल भी समझाएंगे, ताकि वो बच्चा सुनकर भी उस चीज को जो हमने उसको करवाया है, जो पढ़ाया है, वो उसको लिख सके। तो इस तरह से हमारी कौन कौन सी वो स्ट्रेटेजीज हैं, वो कौन कौन सी टेक्निक है, कौन कौन से टूल्स हैं जिसको यूज कर हम अपने क्लासरूम को एक इफेक्टिव क्लासरूम बना सकते हैं, या बच्चों को अच्छे से अच्छे अंडरस्टैंडिंग हो सके, वो कौन से तरीके हम अपनाएंगे। सबसे पहले है बेटे पीर ट्यूटोरियल, यानी इसमें क्या है, सहयोगी अनुशिक्षण, PEER ट्यूटोरियल, यानी कि अनुशिक्षण। अनुशिक्षण बेटा एक होता है शिक्षण, और उसके अगर अनु, अनु यानी कि पीछा करना, ठीक है ना। अनु संस्कृत भाषा का शब्द है बेटा ये, अनु, अनुगति, अनुशिक्षण, अनुयोग। तो अनु क्या है, एक संधि है, अनु प्लस शिक्षण, यानी कि वो शिक्षण की कौन सी विधियां हैं, कौन सी तकनीक है जिसके सहारे हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहली है हमारी पीर ट्यूटोरियल, यानी कि सहयोगी अनुशिक्षण। इसमें क्या होता है बेटा, एक पीयर ग्रुप हम बना देते हैं, एक छोटा सा समूह बना देते हैं, जिसमें कोई भी एक सुपीरियर बच्चा या इंटेलिजेंट बच्चा, या जो अपनी क्लास का एक तरह से मॉनिटर होता है, इंटेलिजेंट होता है, उस बच्चे को हम क्या बोलेंगे कि एक छोटा सा ग्रुप बना देंगे। और उसमें जो स्लो लर्नर हैं, क्योंकि हमारा क्या है, हमारा तो इंक्लूसिव क्लास है ना, तो इंक्लूसिव क्लासरूम में तो सब तरह के हमारे बच्चे हैं, स्लो लर्नर भी हैं, हमारे सुपीरियर भी हैं, मिडिल क्लास बच्चे भी हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो हमारी एक क्लासरूम होता है उसमें हम एक कर्व बनाते हैं, मतलब इस तरह से एक कर्व होता है। उसमें क्या होता है कि 10% बच्चे हमारे, मान सपोज करके चलते हैं हम, आप क्लासरूम की तरफ ध्यान दो कि आपकी क्लास में भी 10% बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही टॉपर होंगे, 98, 99, 97% जिनके मार्क्स आएंगे। तो 10% बच्चे ऐसे होंगे जो क्या होंगे, स्लो लर्नर, या बिल्कुल बिल्कुल ही डीप एंड डम होंगे, वो बिल्कुल ही जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि बच्चा जिसको कहा जाता है, वो होंगे जो क्लास में फेल हो जाते हैं। तो उसके बाद हम अगर आगे का रेशियो देखते हैं तो फिर 20-30% बच्चे वो होंगे जो हमारे, जो बिल्कुल ही जड़ बुद्धि है, उनसे आगे थोड़े से होते हैं, जो तक 35% यानी कि पास मार्क्स जो बच्चे ले लेते हैं।
उसके बाद हम देखते हैं कि उधर से अगर देखते हैं तो 70 से लेके 90 तक के बच्चे होंगे, और जो बीच का जितना भी हमारा पोर्शन है वो हमारा मिडिल क्लास बच्चे होंगे, यानी कि 50, 60, 70% तक के वो हमारे बच्चे होंगे। तो उन बच्चों के लिए हम क्या करें, जो ऊपर के जो हमारे यानी जो एक्सीलेंट जो बच्चे हैं, हम उनमें से किसी एक बच्चे को अपनी ही क्लास में उन बच्चों को टीच करने के लिए बोल देते हैं, ठीक है। वो बच्चा सबसे पहले क्या है, इससे क्या होगा, एक कोऑपरेटिव की भावना आएगी, यानी कि बच्चा, कई बार क्या होता है कि टीचर्स के सामने वो सारी बातें नहीं बोल पाता, नहीं समझ में आता है, या कुछ वो डिस्कस नहीं कर पाता, लेकिन अपने पीयर ग्रुप में अपनी एक टीम है, या अपने जो क्लासमेट हैं, अपने जो फ्रेंड सर्कल है, उसमें वो उसको अच्छे से डिस्कस कर लेता है, ठीक है। तो ये एक हमारा समावेशी शिक्षा में एक व्यक्ति या एक पुराना स्टूडेंट है, जैसे क्या है कि मान लो अब हमारे एमएड के बच्चे हैं, अगर हम चाहें, अगर वो बच्चे चाहे तो कहीं भी वो बीएड वाले बच्चों को पढ़ा देते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं। आप लोग क्या है, जैसे अभी आप सभी के बच्चे, तो आप लोग सब सभी के सभी स्कूल में जाकर टीचिंग करोगे, जो आपकी टीचिंग का जो आपकी फाइल्स का एक हिस्सा है। तो ये भी क्या है, ये एक आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, उस चीज से आप लोग देखोगे कि वो बच्चे इतना इंटरेस्ट लेंगे आपसे, अगली क्लास में भी कि मैं आपसे पढ़ना चाहूंगा, मैम आपसे पढ़ना चाहूंगा, इस तरह से वो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे। तो इसमें भी हम देखते हैं कि जो कोऑपरेटिव जो लर्निंग है, या फिर जो टीम टीचिंग है, या पीयर ग्रुप जो टीचिंग है, वो इसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो इसमें क्या होता है, दूसरा क्या होता है बेटा, इसमें एक अनुशिक्षक होता है, एक अधिगमकर्ता होता है, यानी कि एक लर्नर होता है और एक टीचर होता है। टीचर एज ए गाइड होता है, एज ए उनका कोऑपरेटिव जो लर्निंग है उनका फ्रेंड भी हो सकता है, एक सीनियर टीचर भी हो सकता है, या फिर कोई भी गेस्ट फैकल्टी हम कुछ टाइम के लिए, एक दो क्लास के लिए हम उसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसी में आएंगी। अब हम देखते हैं कि एक बालक, इसमें भी दो तरह की हमारा हुआ, कि एक तो वो बालक जो उसी क्लास का है, ठीक है, अपनी ही क्लास का एक इंटेलिजेंट बच्चा ने थोड़े से जो स्लो लर्नर बच्चे हैं उनको पढ़ाता है, तो उनका क्या हुआ, सेम ग्रुप हुआ, सेम एज हुई, सेम उनका टॉपिक हुआ, सब कुछ सेम है, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ, जो फर्दर जो बच्चा है, वो हो सकता है कि वो अगली क्लास का हो, मान लो 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाना है, और जो पढ़ाने वाला है बच्चा वो 9th क्लास का है, और पढ़ाना किसको है, 8th क्लास को। तो इसमें भी डिफरेंस हमारा आ जाता है कि जो हम बच्चों को टीच करते हैं, जो हमारे लर्नर होते हैं, उनके लिए जो टीचर होता है, या जो उनका उस टाइम के लिए जो उनको टीच करता है, वो उनकी सीनियर क्लास से भी बच्चा हो सकता है, या फिर उनकी अपनी ही क्लास का भी एक स्टूडेंट वो हो सकता है। तो इस तरह से सम आयु, यानी कि उनकी अपनी एज का भी वो बच्चा समान आयु का भी हो सकता है, और उनकी एज ग्रुप से वो बड़ा भी हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले इसका पर्पस क्या है, हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग का, या हमारा टीम टीचिंग, या हमारी सहयोगी जो शिक्षा है, सबसे पहले है बेटा इसका कोग्निटिव, यानी कोग्निटिव ज्ञानात्मक क्या होता है, यानी कि बच्चे को किसी भी चीज के बारे में, किसी भी स्किल के बारे में नॉलेज देना। जैसे मान नॉलेज किसी भी चीज के बारे में, कोई भी स्टोरी है, या फिर कोई ऐसे राइटिंग है, एक बच्चे को हम पैराग्राफ देते हैं, उसमें से अनसीन पैसेज है, सीन पैसेज है, उसमें से देख के वो क्वेश्चन क्वेश्चन के जो आंसर है वो देता है, या फिर कोई भी पैराग्राफ हम देते हैं, उसके आधार पर हम बोलेंगे कि इसको समराइज करो, यानी कि उसका एक छोटा सा सारांश निकालना, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उस चीज के बारे में बच्चे को नॉलेज होगा, उसका कॉग्निटिव जो इफेक्ट है वो उस बच्चे के ऊपर बहुत। दूसरा क्या है कि मान लो लैंग्वेज का है, एक छोटा बच्चा उसको हम लैंग्वेज सिखाते हैं, तो उस
इसके बाद क्या है कि हमारा जो कोग्निटिव जो डेवलपमेंट है बच्चे का वो होता है, यानी ज्ञानात्मक बोधात्मक। इसके बाद है हमारा कि बच्चे का इफेक्टिव जो नेस है वो किससे आती है, कि उसको जो कोग्निटिव डेवलपमेंट हुआ उसका, यानी कि ज्ञानात्मक, उसके बाद बोधात्मक। तो यानी कि उसको सबसे पहले उसकी नॉलेज हुई, फिर उसकी उसकी समझ उत्पन्न करना, यानी कि अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है वो डेवलपमेंट होगा। सबसे पहले क्या होता है बेटा, जब बिल्कुल ही हमारा प्राइमरी का बच्चा है तो वो क्या होता है, वो सिर्फ रेक्टाफिकेशन पे ज्यादा जोर दिया जाता है। इसके बाद धीरे धीरे हम क्या करते हैं कि उसकी अंडरस्टैंडिंग पे, यानी कि उसका बोधात्मक विकास, उस पर जोर दिया जाता है। इसके बाद क्या है कि लास्ट वाला जो हमारा लेवल होता है वो चिंतन, यानी कि जो हमारा अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है उस पे इफेक्ट वो पड़ता है, यानी कि चिंतन करता वो बच्चा। तो वो मान लो एक पैराग्राफ दिया तो उसमें से क्वेश्चन कैसे निकालने उसके विषय में वो सोचेगा। तो इस तरह से बच्चे का कोग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर तीनों ही प्रकार का डेवलपमेंट होगा। फिर है इसका सोशल डेवलपमेंट, यानी कि इस जो टीम टीचिंग है या जो हमारा पीयर ग्रुप टीचिंग है या कोऑपरेटिव जो लर्निंग है, इसमें हमारा कोऑपरेटिव जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगा, यानी कि सहयोगात्मक विकास, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि बच्चे, जब हम एक क्लास में उन बच्चों को एक बच्चा टीच करता है तो क्या होता है, कोऑपरेटिव की भावना आती है। दूसरा क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो भी डेवलपमेंट होगा। शेयरिंग की भावना उनके अंदर आएगी, वो अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से दूसरे बच्चे के सामने डिस्कस कर पाएंगे। तो इस तरह से जो हमारी ये पीयर ग्रुप टीचिंग है, इसमें हम देखते हैं कि ट्रेनिंग, फिर टीचिंग और देन ट्रेनिंग की जो प्रोसेस है वो चलती रहती है। ठीक है, यानी कि कैसे होगा बेटा, बच्चा क्लास में जो एक ग्रुप बना गया है उसको हम ट्रेंड करते हैं, उसको उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलपमेंट करते हैं, उसका कोग्निटिव जो है, साइकोमोटर है, यानी क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, तीनों ही प्रकार का हम उसका विकास की हम प्रयास करते हैं। तो बच्चे को क्या, उसको सबसे पहले हम देखेंगे कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, एक तरह से एक रोल मॉडल जो है वो प्ले करना पड़ता है। छोटे छोटे जो चरण है उसको हम क्या करेंगे कि पूरा का पूरा होल सिलेबस ना लेके उसमें यूनिट में उसको सब यूनिट और फिर टॉपिक, और टॉपिक में से भी सब टॉपिक हम उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक बच्चे को ये नहीं कि बेटा एक बिल्कुल स्लो लर्नर बच्चा है, हमारी इंक्लूसिव जो क्लास है उसमें क्या होता है कि समावेशी कक्षा, कक्ष में हम पूरे के पूरे सिलेबस को, जिस तरह से आपका सिलेबस है, मान लो यही है आपका इंक्लूसिव का सिलेबस है, ये कैसे डिवाइड है, आपका पूरा का पूरा एक फुल सिलेबस है, उसको यूनिट में डिवाइड किया गया है, यूनिट के बाद उसको सब यूनिट में या टॉपिक है या सब टॉपिक है, तो इस तरह से डिवाइड किया जाता है। उसी प्रकार से जो हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग है या जो हमारा इंक्लूसिव लर्निंग है या हमारी जो पीयर ग्रुप टीचिंग लर्निंग है, उसमें भी हम एक छोटी छोटी इकाई में उस सारे के सारे टॉपिक को डिवाइड करते हैं। फिर उसको इकाई के हिसाब से या उस पैराग्राफ के या उस लाइन के या उस कथन के हिसाब से हम उस बच्चे को पढ़ाते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि छोटे छोटे चरणों में विभक्त करने के बाद हम उसकी जो समस्या है बच्चे की उसको देखते हैं। ठीक है, कि इसको कहाँ पे इसको प्रॉब्लम आती है, फिर उस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन निकालते हैं। उसके बाद उन चरणों को एक श्रृंखला हमारे सामने बन जाती है, यानी एक पूरा चेन बन जाती है। उस चेन पे हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं और बच्चे को उसके बारे में समझाते हैं। इसके बाद क्या है कि जब हमने सारा पढ़ाया समझाया, उसके बाद हम एनालाइज करते हैं या उसका मूल्यांकन, इवेल्युएशन करते हैं कि बच्चे को कितना समझ में आया, कहाँ तक उसको अंडरस्टैंडिंग हुई। तो उसके लिए भी हम क्या एक छोटा सा जो अचीवमेंट टेस्ट है वो देते हैं, या जो हमारा एक क्लासरूम का है जैसे वीकली लगा लो, या डेली का भी कोई टेस्ट है, या एक टॉपिक खत्म होने के बाद जो टेस्ट है वो दिया जाता है, हम उसका इवेल्युएशन करते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसको कहाँ पे दिक्कत आई है, डायग्नोस्टिक उसको करते हैं, यानी कि उसकी जो समस्या है उसको हम पहचान करते हैं। फिर उसके बाद उसकी पहचान करने के बाद जो रिमीडियल क्लास जो दी जाती है,
तो रिमीडियल जो क्लासेस है वो इसी बेस पर दी जाती है कि बच्चे को की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कहाँ तक निकला। तो इस तरह से ये हमारा चलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेटा हमारा प्रोग्राम जो लर्निंग है वो भी इसी पे बेस्ड है। आपका जो यानी कि जो मॉडल ऑफ टीचिंग थे उसी में आपका एक प्रोग्राम लर्निंग है, ठीक है। तो उसमें भी हम देखते हैं कि बच्चे को स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथे स्टेप पे वो जाता है। फिर हम देखते हैं अगर उसकी कोई प्रॉब्लम है तो वो बैक आता है, ठीक है। प्रोग्राम लर्निंग में भी हम देखते हैं कई बार क्या होता है कि उसको बैक, मान ले एक क्वेश्चन दिया बच्चे का, वो गलत हुआ, हम क्या करेंगे कि दोबारा उसी क्वेश्चन को समझाएंगे, फिर उसको देंगे। और दूसरे क्या है कि मान लो एक मैथ का सम हमने करवाया, वो उसका गलत हुआ, हम क्या करेंगे उसको छोड़ के नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और उसको बोलेंगे कि ये बाद में करवाएंगे। मतलब इस तरह से जो हमारी ये टीचिंग है वो चलती रहती है। तो इसमें जो गाइडलाइन है वो किस तरह से दी जाती है बेटा, सबसे पहले उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, फिर इन्फोर्समेंट होता है, इसके बाद सैंपल क्या है, और उसके बाद है एक्सप्लेनेशन। यानी कि बच्चे को करना कि उसको कहाँ तक समझ में आया है, कहाँ तक नहीं आया है, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, ठीक है। हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, जो ऑब्जर्वेशन के बाद जो कंक्लूजन निकलता है उसी के बाद हम उसकी रिमीडियल क्लासेस देंगे। फिर क्या है कि हम उस बच्चे की जो खामियां हैं, जो गलतियां हैं, जो उसकी कमियां हैं, उनकी ओर संकेत कर ध्यान करता है। यानी कि हम उस बच्चे को उनकी कमियां बताएंगे कि बेटा यहाँ पे आप गलत हो, यहाँ पे आपने इस सम को गलत किया है, यहाँ पे क्वेश्चन है, उसको एक्सप्लेन ना करके आपने सिर्फ उसको एक एक परिभाषा के रूप में उसको परिभाषित किया है। तो इस तरह से हम उसको देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सैंपल उसको देख, यानी कि कितना सैंपल, सैंपल यानी कि हमने जो भी अपना जो चरण वाइज है या जो स्टेप वाइज टेस्ट, हमने अपना जो डाटा है या जो हमारा सिलेबस है उसको हमने उसको डिवाइड किया है, तो उसी के हिसाब से हम उतना ही सैंपल लेंगे, उतना ही नमूना लेंगे, उतना ही हम टॉपिक लेंगे कि बच्चे को समझ में आ जाए। इसके बाद हम उसको एक बिल्कुल डेफिनेशन को व्याख्या सहित यानी एक्सप्लेनेशन के साथ, विद एक्सप्लेनेशन हम उन बच्चों के सामने डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये इसके बेटा बेनिफिट क्या है, बेनिफिट यही है कि बेटा सबसे पहले तो बच्चे को ऑब्जर्व किया जाता है, उसका निरीक्षण किया जाता है, उसकी कमियों का पता चल जाता है, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। उसके बाद क्या है कि पूरी की पूरी शिक्षण सामग्री को एक साथ यानी होल सिलेबस ना लेके उसको यूनिट या सब यूनिट में के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाया जाता है। तीसरा क्या है कि अल्पावधि यानी कि उसमें टाइम के लिए भी सिलेबस हमारा होता है, यानी कि 15 मिनट या जैसे माइक्रो टीचिंग में हम क्या करते हैं, एक छोटा सा स्किल भी इसके लिए टीचिंग बताती हूँ मैं आपको। वो है हमारा सोशल लर्निंग, यानी कि सामाजिक अधिगम क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ये। इसमें क्या होता है बेटा, एक जो हमारे साइकोलॉजिस्ट में है वो थे डॉक्टर डीएस भंडूरा। भंडूरा जी ने हमारे सामने क्या दिया है, एक सोशल लर्निंग थ्योरी दी है, यानी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ये किसने दिया है, भंडूरा ने बेटा। आपका 16 मार्क्स में भी आ सकता है और इसके स्टेप भी आ सकते हैं 4 मार्क्स में। तो ये सोशल लर्निंग थ्योरी है डॉक्टर भंडूरा की। तो उन्होंने क्या माना है, उनका ये मानना है कि अधिगम के इस रूप में अनुकरण सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यानी कि अनुकरण सोशल थ्योरी है, इसमें क्या करते हैं हम, अनुकरण यानी इमिटेशन, इमिटेशन से बच्चा सीखता, अनुकरण से सीखता है। समाज में हम रहते हैं, उठते बैठते हैं, हमारा पालन पोषण होता है, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्कूल होता है वो हमारा घर होता है। इसके बाद हमारी जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी के बाद हम अपने स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में, मतलब इस तरह से जो हमारा पूरा समाज हमारा छोटे छोटे जो हिस्सों में बड़ा बटा हुआ होता है, और उसी को हम पार करते हुए हमारा कॉलेज लेवल तक हम चले जाते हैं। तो कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता रहता है।
तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारी सोशल लर्निंग जो थ्योरी है उसमें ऑब्जर्वेशन पे, परसेप्शन पे, यानी कि प्रक्षेपण पे, परसेप्शन पे सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। इमिएशन पे ध्यान दिया जाता है, यानी अनुकरण पे। दूसरा क्या है, मॉडलिंग पे ध्यान दिया जाता है। मॉडलिंग क्या, रोल प्ले। किसी भी चीज को हम जितना ज्यादा परसीव करेंगे, यानी उसका प्रक्षेपण करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। एक छोटा सा बच्चा है, हम बचपन से ही देखते हैं बेटा, बच्चे को हम जो चीजें सिखाना चाहते हैं वो उससे बेटर उन चीजों को हमें देख कर सीखता है। ठीक है, वो रोल प्ले करता है अपने ही फैमिली मेंबर्स का। अपने कई बार बच्चे खेलते खेलते क्या करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि टीचर का रोल प्ले करते हैं, या अपने जैसे पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का, या अपने ही किसी दोस्त का, किसी दूसरे बच्चे का, वो क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। तो इसमें क्या कि वो चीज, उस चीज को वो परसीव करते हैं। कैसे रहना है, क्या बोलना है, तो वो सारी चीजें वो सीखता है। इसके बाद अल्बर्ट जो भंडूरा है, उन्होंने सोशल लर्निंग जो थ्योरी है उसमें ये माना है कि उद्दीपन के प्रति समझे अनुक्रिया नहीं करते। यानी कि कोई भी हमारे सामने स्टिमुलस है, उस पे हम बिना सोचे समझे अनुक्रिया नहीं करते हैं, यानी उसका रिस्पॉन्स नहीं देते, बल्कि पर्यावरण में चारों ओर विद्यमान तत्वों में से कोई भी एक तत्व पर सूझ या पूर्ण अनुभूति के आधार पर हम चयन करते हैं, यानी उसका सिलेक्शन करते हैं। फिर व्यक्तियों के व्यवहारों का निरीक्षण करते हैं और उसका प्रक्षेपण करते हैं, और फिर हम अपना क्या करते हैं, उस चीज को सीखते हैं। ये नहीं कि हमने जो चीज हमने देखी और उसी के प्रति हमने रिस्पॉन्ड किया, नहीं। उसका रिस्पॉन्स हम जब देते हैं, पहले उसको देखेंगे, परसीव करेंगे, उसका प्रक्षेपण करेंगे अच्छे से, फिर हम उस पर सोचेंगे, सोचने के बाद हम अपना रिएक्शन देते हैं। तो ये क्या कहलाती है, हमारी व्यवहार की या बिहेवियर की सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ अल्बर्ट बंडूरा। तो इन्होंने ये माना कि हमारा चाहे ज्ञानात्मक विकास है या फिर बिहेवियरिस्टिक है, यानी कि मानव का व्यवहार संज्ञानात्मक भी हो सकता है और व्यवहारात्मक भी और इन्वायरमेंटल भी। इन्होंने तीनों तरह का माना है। ठीक है, बंडूरा जी ने क्या माना कि बच्चे का जो हमारा जो व्यवहार है वो कोग्निटिव भी हो सकता है, बिहेवियरिस्टिक भी हो सकता है, यानी व्यवहारात्मक भी हो सकता है, और जो इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है वो भी इसमें काम करते हैं। तो उन्होंने तीन कारकों का प्रभाव इसमें माना है। तो जो हमारा कोग्निटिव जो डेवलपमेंट है, सबसे पहले हम देखते हैं कि कोग्निटिव में हम क्या करेंगे, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। यानी कि जो हमारा ज्ञानात्मक है उसमें क्या करेंगे, इनपुट, यानी इनपुट बच्चे को जो हमने समझाया, जो बच्चे ने परस्यू किया, जो उसको हमने बताया। ठीक है, इसके बाद प्रोसेस, यानी कि वो उसको सीखता है, पढ़ता है, समझता है। इसके बाद वो आउटपुट देता है, यानी कि उसको क्या समझ में आया, क्या उस चीज से उसने सीखा। तो ये था कोग्निटिव डेवलपमेंट। इसके बाद क्या करते बेटा, बिहेवियरिस्टिक, यानी कि व्यवहारवादी सिद्धांत। तो व्यवहारवादी सिद्धांत में क्या होगा कि हम स्टिमुलस, कोई भी हमारे सामने उद्दीपन होगा, कोई भी स्टिमुलस होगा, फिर हम वो भी क्या करेंगे, उसमें से हम परसीव करेंगे और फिर हम रिस्पोंड करेंगे। समझे, यानी कि किसी भी जो बिहेवियरिस्टिक जो थ्योरी है, जो व्यवहारवादी, जो चाहे हमारा वाटसन का था या पावलो की थ्योरी थी, वो व्यवहारवादी थ्योरी थी। तो उसमें हम क्या करेंगे, कोई भी स्टिमुलस है, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा कि वाटसन की जो थ्योरी थी,
या थॉर्नडाइक की थ्योरी थी, या फिर हमारी पावलोव की थ्योरी थी। उन्होंने क्या था कि चिंपैंजी की है, या फिर जैसे डॉग वाली थ्योरी थी। तो उसमें हम क्या थी, स्टिमुलस हमारे सामने कोई ना कोई, कबूतर वाली थ्योरी में क्या था कि दाने थे, वो स्टिमुलस था उनके लिए। फिर वो उसका परसीव किया कि कहाँ से बटन दबता है और कहाँ पे वो गिरते हैं, और फिर उसका जब परसीव करने के बाद रिस्पॉन्ड, यानी कि उस बटन को वो कबूतर वहीं जाके बार बार दबाता। तो ये हमारी बिहेवियरिस्टिक थ्योरी है। सबसे पहले कौन सी थी, कॉग्निटिव, यानी ज्ञानात्मक, जो हमने समझाया, और उसके बाद बच्चे ने उसको कितना परसीव किया, और फिर जो आउटपुट निकलता। इसके बाद बिहेवियरिस्टिक में हमारा स्टिमुलस है, उसके बाद परसेप्शन है, और रिस्पॉन्स है। देन थर्ड जो नंबर है हमारा, वो है बेटा हमारा इन्वायरमेंटल थ्योरी। इन्वायरमेंटल में भी क्या है, यानी कि वातावरणीय। इन्वायरमेंटल जो है हमारा, वो क्लासिकल जो कंडीशनिंग जो थ्योरी है हमारी पावलोव वाली, उसी पे डिपेंड है। तो इन्वायरमेंटल और कोग्निटिव थ्योरी दोनों ही मिलके हमारी क्लासिकल जो थ्योरी है उसका क्या करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या है कि बच्चे की संज्ञानात्मक और आंतरिक जो घटनाएं हैं, या बच्चे का जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है, या जो उसका एक्सटर्नल या इंटरनल जो बिहेवियर है, उन दोनों को मिला के जो रिस्पॉन्स देता है बच्चा, जो जो सीखता है, वो हमारा आता है। तो व्यवहार भी उसका उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो भंडूरा जी का यही मानना था कि बच्चे के ये तीनों कारक एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, कोऑपरेटिव भी, और हमारा बिहेवियरिस्टिक भी, और इन्वायरमेंटल भी। ठीक है ना। हम जो सीखते हैं कहाँ से सीखते हैं, इन्वायरमेंट से सीखते हैं, अपना वातावरण है, चाहे वो हमारे घर का है, स्कूल का है, या हमारा सोसाइटी का है, उससे सीखता है। दूसरा क्या है कि हमारा कोग्निटिव यानी ज्ञानात्मक, वो चीजें, कुछ चीजों को वो परसीव करता है, उनका प्रक्षेपण करता है, इसके बाद उन चीजों को वो सीख लेता है, ऑटोमेटिकली अपने आप सीख जाता है। इसके बाद देखते हैं कि बच्चे की ये जो इन्वायरमेंट, बिहेवियर प्लस कोग्निटिव, ये सारी चीजें मिलके बच्चे की जो लर्निंग है उसको इफेक्ट करती हैं। तो इस प्रकार जो ऑब्जर्वेशन है उसके द्वारा सामाजिक सीखने का सिद्धांत का आधार है। यानी हमारा जो सीखने का, जो लर्निंग का जो मेन बेस है, वो क्या कहलाता है, हमारा ऑब्जर्वेशन के आधार पर ही हम सारी चीजें सीखते हैं। बच्चा अपनी शुरू की अवस्था में दूसरे के व्यवहार को सूक्ष्मता से, यानी कि स्टार्टिंग में बच्चा क्या करता है, बहुत बहुत माइनर माइनर चीजों को वो नोट करता है, कि बुजुर्ग है, या उनके टीचर्स हैं, या उनके फ्रेंड्स हैं, उनको ऑब्जर्व करेगा। उदाहरण के लिए जैसे किशोर या युवा फिल्मों आदि में जो कुछ भी देखते हैं, छोटा बच्चा जैसे क्या करता है, मान लो टीवी पे है, ठीक है, जैसे सबसे जब ये हमारी एज होती है उसमें क्या करता है, ये काम, जैसे ये छोटे छोटे जो हमारे छोटा भीम वगैरह जो सीरियल छोटे छोटे जो बच्चों के लिए चलते हैं, उसमें वो जैसे जैसे मैं खा लूंगा, मैंने कर लिया, मैं सिंचैन हूँ, ये सारी चीजें वो प्ले करते हैं ना बेटा। तो ये चीजें हम सिखाते थोड़ा ना है, ये बच्चा परसीव करता है, ये ऑब्जर्व करता है उन टीवी सीरियल से। उसी प्रकार से जैसे कोई भी, जैसे मैंने रोल, कोई भी रोल मॉडल जो प्ले करना है, मान लो सुभाष चंद्र बोस जी का है, तो उसको सीखता है, पहले हम उसको वो पढ़ता है, समझता है, फिर उसको वो प्ले करता है। तो इस तरह से जो हमारा सामाजिक जो व्यवहार है उसके आधार पर हम लर्निंग करते हैं। अब इसके स्टेप कौन से हैं, सबसे पहले है बेटा परसीविंग ऑफ द बिहेवियर, यानी परसेप्शन ऑफ द बिहेवियर। वही है कि व्यवहार को ध्यानपूर्वक समझना, या देखना, या व्यवहार को जानना, परसीव करना, उसका प्रक्षेपण करना। तो इसमें सबसे पहले वही है कि बेटा, कोई भी, कई बार क्या होता है कि हम भी ये देखते हैं कि हमारा कोई ऐसा टीचर था, या हमारे पेरेंट्स थे, जिस जो वो करते थे, हम भी उनका रोल जो मॉडल है वो बनना चाहते हैं। ठीक है। कई बार क्या होता है, किसी के लिए कोई टीचर ही रोल मॉडल बन जाता है, किसी के लिए अपने पेरेंट्स रोल मॉडल बन जाते हैं, किसी के लिए कोई फिल्मी हीरो। तो इस तरह से अपना अपना कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। तो इस पद में हम सीखने पर ध्यान दिया जाता है, मॉडल के संपूर्ण व्यवहार एवं उसकी कार्यशैली पर ध्यान दिया जाता है, और वो उसको आकर्षित करती है। ठीक है। यानी कि उस चीज को बच्चा देखता है, समझता है, उसकी कोई ना कोई जो अच्छाई है, या उसका, उसकी कुछ कोटेशन है, या कुछ उसकी बातें हैं, जो उसको वो रोल प्ले करने के लिए, सीखने के लिए
उसको उत्साहित करती हैं। तो सबसे पहले तो यही है। इसके बाद क्या करता है, रिमेम्बरिंग ऑफ द बिहेवियर। सबसे पहले क्या है, परसेप्शन ऑफ द बिहेवियर, फिर क्या है, रिमेम्बर ऑफ द बिहेवियर, व्यवहार को याद करना। कई बार बैठ जाते हैं सोचने के लिए, हम देखते हैं कि ये काम हुआ तो कैसे हुआ, इस करते हैं कि उस चीज को याद करते हैं, फिर उसको अपनी मेमोरी में। थर्ड पॉइंट हमारा स्मृति को क्रिया में लाना, यानी कि जो हमारा हमने रिमेम्बर किया है उसको हमें एक्टिविटी में लाना, यानी एक्शन में लाना। ठीक है, तो एक बच्चा बैठा है सोचता रहेगा समझेगा, फिर भाग के उठ के वो काम करेगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से जो हमने परसीव किया, जो हमने प्रक्षेपण किया, फिर हमने उसको क्या किया, सोचा समझा उसको व्यवहार में, और उसके बाद हम उसको एक्शन में लाना, यानी कि क्रियात्मक रूप उसको हम देते हैं। और फिर है रिइंफोर्समेंट ऑफ द इमिटेड बिहेवियर। फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारा बिहेवियर है उसको सकारात्मक पुनर्बलन प्रदान करते हैं, ताकि सीखने वाला मॉडल के व्यवहार को भविष्य में प्रयोग कर सके। यानी कि जो हमारा रिइंफोर्समेंट जो हमें मिलता है, पुनर्बलन जो उससे मिलता है, यानी कि बच्चे ने कि किसी टीचर का रोल प्ले किया, हमने उसको देखा, हमने उसको मोटिवेट किया, उससे क्या हुआ कि उसको रेनफोर्समेंट मिला, यानी पुनर्बलन मिला, फिर उसी चीज को वो बार बार अपने बिहेवियर में लाता है और समझता है। तो इस प्रकार से जैसे आपका इसी जो हमारा बीएड का जो प्रोग्राम है, इसी में भी हम क्या करते हैं कि आप लोग क्या सारे के सारे ट्रेनिंग जो करते हैं आपकी, ठीक है ना, उस ट्रेनिंग में क्या करते हैं आप टीचर, आप सारे के सारे पीपल टीचर हो, ठीक है। तो पीपल टीचर है जो वो क्लासरूम में पढ़ाएंगे, वो छोटे छोटे बच्चे उस चीज को आपकी सीखेंगे, ठीक है। यानी कि आपके बिहेवियर को वो परसीव करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग वो उसको अपने बिहेवियर में अपने व्यवहार में ढालने की कोशिश करता है। तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशल लर्निंग थ्योरी वो क्या है बेटा, सबसे पहले क्या है कि ये सीखने की एक निर्देशन विधि है, यानी कि ये एक हमारी गाइडलाइन मेथड है हमारा लर्निंग का। यानी कि जो हमारा सीखना है, जो हमारा लर्निंग करना है, अनुशिक्षण करना है, उसकी हमारी क्या है, एक गाइडलाइन हमें मिलती है। दूसरा क्या है कि संपूर्ण विधि में, यानी कि जो ऑल प्रोसेस है इसमें हमारा परसेप्शन है, हमारा मेमोरी लेवल है, हमारा अनुकरण है, यानी कि हम फॉलो अप इसमें करते हैं, रोल मॉडल इसमें मिलता है, ठीक है, यानी फॉलो अप। दूसरा क्या है कि इसमें कोऑपरेटिव की भावना का डेवलपमेंट होता है। तीसरा क्या है, रिइंफोर्समेंट मिलता है, यानी कि बच्चा उसी चीज को बार बार करने की कोशिश करता है। इसके बाद क्या है कि व्यवहार में जो इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है वो भी उसके व्यवहार में सम्मिलित होते हैं। बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, और अनुकरण से वो उसको सीखता है, यानी कि सारी की सारी चीजें उसके व्यवहार में ये हमारी आ जाती है। दूसरा है कि इसके डीमेरिट्स भी है बेटा कुछ, इस थ्योरी के, सोशल लर्निंग थ्योरी के, ठीक है ना। उन कमियों को परसीव करके उन कमियों को अपने व्यवहार में लाता है, यानी कि मान लो कोई भी गलत हैबिट है या कोई कमी है, उस चीज को वो देखता है, उसी के आधार पर, जैसे चीज को फेंक देना है, तोड़ा फोड़ी करना है, या लड़ाई करना है, झगड़ा करना है, कुछ गलत जो शब्द हैं उसने वो देख लिए, उसने उसको सीख लिया और वही वो बोलता है। तो इस तरह से इसके डीमेरिट्स भी हैं कि उसकी उसके दोस्त को या इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है उसमें कुछ कमियां हैं, उन चीजों को वो अपने बिहेवियर में उतारने की कोशिश करता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि सभी व्यवहार अनुकरण द्वारा नहीं सीखे जाते, यानी कि सारी की सारी चीजें हम परसेप्शन से नहीं सीखते। मान लो अगर जो हमारा एक्चुअल जो बिहेवियर है, हमारी फैमिली का है, हमारे घर का है, कुछ चीजें उससे सीखी जाती है, तो उसमें हम एक नॉर्मल बिहेवियर जो होता है, क्लासरूम में टीचर का एक अपना एक अलग बिहेवियर होता है, तो सारी की सारी चीजें हम अनुकरण से नहीं सीख सकते हैं। दूसरा क्या है कि आदर्श जो मॉडल है वो आदर्श नहीं होता है वास्तव में। कई बार क्या होता है बेटा, जो हम रोल प्ले करते हैं और जो हम एक्चुअल में होते हैं उसमें बहुत अधिक डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि इसका एजुकेशन में कैसे इम्प्लीकेशन किया जाता है, सोशल लर्निंग थ्योरी का
एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, इसमें क्या सबसे पहले है को करिकुलर एक्टिविटियों का आयोजन करके, ठीक है ना, क्योंकि हम क्लास कोई भी नाटक कोई भी रोल प्ले करवाते हैं, कोई भी मॉडलिंग करते हैं स्कूल में, डांस का है या फिर आर्ट्स एंड क्राफ्ट का है या ड्राइंग करवाना है, तो उसके आधार पर सबसे पहले तो क्या करिकुलर एक्टिविटी का डेवलपमेंट किया जाता है। इसके बाद क्या है कि आपको कुछ छात्रों की सफलतापूर्वक परीक्षण के लिए, तीसरा क्या है कि जो हमारे इन्वायरमेंटल जो फैक्टर हैं जिनका बच्चा अनुकरण करता है, जिनको फॉलो अप करता है, वो ऐसे ही होने चाहिए कि बच्चे के ऊपर उसका नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, बल्कि पॉजिटिव इफेक्ट उसके ऊपर, सकारात्मक जो पहलू है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए। यानी कि क्लासरूम में हम मान लो भगत सिंह का जो रोल प्ले या जो हम समझाना चाहते हैं, तो उसमें जो पॉजिटिव जो पॉइंट है, जैसे हमारे स्वामी दयानंद जी के थे या फिर विवेकानंद जी के हैं, तो विवेकानंद जी की जो कोटेशन है, यानी कि जैसे उठो चलो और चलते जाओ जब तक अपना लक्ष्य न प्राप्त हो, तो इस तरह ध्यान दिया जाए। तो तीसरा क्या है कि कोई भी अध्यापक है या कोई भी प्रिंसिपल है, तो उसको भी उसका मॉडल भी एक जो आदर्श जो मॉडल है वो प्रस्तुत किया जाना चाहिए। टीचर की जो बनावटी जो परिस्थितियां हैं उनको कम से कम बच्चों के सामने रखा जाए, यानी जो चीजें हैं आर्टिफिशियल जो चीजें हैं या कुछ नेगेटिविटी है किसी भी पर्सन में, तो उनको बच्चों के सामने प्रेरित प्रस्तुत ना करके सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवनेस को ही लाना। तो ये था बेटा आपका सोशल लर्निंग थ्योरी और आपकी पीयर ट्यूटोरियल आपकी जो क्लासरूम की है। तो किसी भी बच्चे को जो समझ में ना आए वो मेरे से पूछ सकते हैं। मैम आप जो बिहेवियर